हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नेक्स्ट स्टेप क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम फिर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक अकरेंस ऑफ मेटल, जिसमें बच्चों को बहुत दिक्कतें आती हैं समझने में कि क्या कैसे होता है, उसको हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। होपफुली आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा, क्योंकि इससे ये पिछले साल ये भी नहीं था, इस साल ये एडअप हुआ है, तो क्वेश्चन इसके आने के चांसेस आपके एग्जाम में हैं। ठीक है, और थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो इसको हम एक कहानी के स्टोरी तरीके से कि क्या चीज़ आया, कैसे क्या क्या आया, सारे टर्म को अच्छे से समझेंगे, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि मैं चीज़ों को लिख भी रहा हूँ, ताकि आपको अगर नोट्स भी बनाना हो तो आप नोट्स प्रॉपर बना सकते हो, और उसको समझा भी आऊँगा। ठीक है, तो देखिए अकरेंस ऑफ मेटल को हम कैसे अकरेंस, कैसे वो आ रहे हैं, कैसे निकाल रहे हैं, उसके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक, तो सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि मिनरल्स क्या होते हैं, ओर्स क्या होते हैं और गैंग क्या होते हैं। आपके सीबीएसई में बोर्ड में 1-2 नंबर में ये पूछा गया है कि गैंग क्या होते हैं। कभी कभी ओर्स के डेफिनेशन भी पहले पूछे गए हैं, लेकिन ये ज़्यादा पूछा गया, ओर्स भी पूछा गया ज़्यादा। तो देखिए पहले मिनरल्स क्या होते हैं। तो द एलिमेंट और कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट, हमारे अर्थ क्रस्ट में जो एलिमेंट या कंपाउंड नेचुरली पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मिनरल्स होते हैं। ठीक है, रॉक से हमको मिलते हैं ये। अब देखिए ओर्स क्या होते हैं। तो ओर्स क्या होता है, मिनरल्स दैट कंटेन्स वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मैटर एंड फ्रॉम विच मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड, सच मिनरल्स आर कॉल्ड ओर्स। मतलब ओर्स भी एक तरह के क्या है, मिनरल्स है, जिसके अंदर हाई परसेंटेज में क्या है, मेटल होते हैं। जिसके अंदर हाई परसेंटेज में क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर मेटल होता है, एंड फ्रॉम विच, और जहां से हम मेटल को प्रॉफिटेबली, मतलब हम अगर उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि मतलब अगर हम पैसे लगा रहे हैं, मान लो कि जितना मतलब अमाउंट हम लगा रहे हैं, अभी वैल्यू हम अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं, जितना हम अमाउंट लगा रहे हैं उसको निकालने में उससे ज़्यादा हमको इनकम उसको सेल करने पे या उस मेटल के निकलने पे हमको यूजफुल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वैसा होना चाहिए, प्रॉफिटेबल होना चाहिए। अब पता चला कि हमने 2-3 करोड़ लगा के माइनिंग की और माइनिंग से हमें सोना मिल रहा 10 ग्राम 20 ग्राम, तो क्या हो गया, हमारा वहाँ नुकसान हो गया, हमारा वो प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड नहीं है। तो इस प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड का मतलब वो है। ठीक, तो ओर्स क्या है कि ये एक तरह का मिनरल्स कंटेन करता है जिसके अंदर हाई परसेंटेज में मेटल प्रेजेंट रहते हैं, हाई परसेंटेज में मेटल प्रेजेंट रहते हैं, और फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली, सच मिनरल्स आर कॉल्ड, ऐसे मिनरल्स को हम क्या कहते हैं, ओर्स कहते हैं। इसका भी डेफिनेशन क्लियर हो गया। तीसरी चीज आती है गैंग पार्टिकल्स। ठीक, तो गैंग पार्टिकल, अब ये गुंडों वाली गैंग नहीं है, ये गैंग क्या है अब यहां समझिएगा। ठीक, ये होता है ओर्स आर यूजुअली कंटामिनेटेड। जो हमारे ओर्स होते हैं वो प्योर फॉर्म में तो होते नहीं है, क्योंकि अगर प्योर में होते तो हम सीधा सीधा उसका यूज कर लेते, तो हमको एकदम प्योर फॉर्म में नहीं मिलते। उसमें क्या होता है, कंटामिनेशन, मतलब कुछ ना कुछ पॉल्यूटेड चीज मिली रहती है, कंटामिनेशन हुआ रहता है। तो कह रहा ओर्स आर यूजुअली कंटामिनेटेड विथ लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज। क्या किससे कंटामिनेटेड होता है, बहुत सारी इम्प्योरिटीज उसमें रहती हैं। मतलब हमको तो केवल मेटल चाहिए, लेकिन मेटल अर्थ क्रस्ट से हम निकालने जाएंगे तो केवल सीधा सीधा मेटल हमें नहीं मिलेगा, मेटल के साथ साथ कुछ अलग इम्प्योरिटीज उसके साथ क्या होगी, जुड़ी रहेगी। ठीक, वो इम्प्योरिटीज कौन कौन सी है, जैसे उसके साथ मिट्टी, उसके साथ सैंड, और भी चीजें हो सकती है। तो सैंड हो गया, मिट्टी हो गया, ये सब उस मेटल के साथ क्या होगी, जुड़ी रहेगी। तो हमको वो तो चाहिए नहीं, हमको तो क्या चाहिए, प्योर मेटल चाहिए। तो इसलिए जो इम्प्योरिटीज हमारी उस मेटल के साथ चिपकी हुई रहती है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। ठीक है, तो ओर्स आर यूजुअली कंटामिनेटेड विथ लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज सच एज सॉइल सैंड आर कॉल्ड गैंग। तो ये जो अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज है, ये जो अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज है, इसी को क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं, सच एज सॉइल सैंड एक्सेट्रा। तो आप कह सकते हैं कि ओर्स किससे मिला है, एक मिनरल उसके अंदर है और एक गैंग है। तो हमको ये चीजें नहीं चाहिए। ठीक, हमें क्या चाहिए, सिंपल सा, मिनरल नहीं बोलेंगे, मेटल बोलेंगे। ओर्स क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल प्लस गैंग। तो हमको गैंग चाहिए नहीं, क्योंकि इम्प्योरिटीज है, ये हमारे काम का तो है नहीं, तो इसको हमको नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, मेटल चाहिए। तो अब इसी का एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, अलग अलग तरीके से, कि वेरी हाई रिएक्टिव मेटल के कैसे करेंगे, मीडियम रिएक्टिव मेटल का कैसे करेंगे, जो लो रिएक्टिव मेटल है उसका कैसे करेंगे। ठीक, तो उसको हम अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों अब हम कहेंगे एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे मेटल को, उसको स्टेप वाइज तोड़ के सारे प्रोसेस को समझेंगे। देखिए मैंने स्टेप में क्या लिखा है, हेडिंग क्या है इसकी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर, कि कैसे हम मेटल को ओर से एक्सट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ओर के अंदर क्या है, 2 चीज है, मेटल भी है और हमारे गैंग पार्टिकल भी है। तो गैंग पार्टिकल को हटाना पड़ेगा, फिर मेटल को हमको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तब कैसे उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो पहला प्रोसेस हमारा क्या होता है, पहला स्टेप कि इनरिचमेंट ऑफ ओर्स। अब ये इनरिचमेंट ऑफ ओर्स का मतलब होता है कि प्रोसेस ऑफ रिमूविंग गैंग फ्रॉम ओर्स, मतलब जो इंप्योरिटीज हमारा ओर्स में है मेटल के साथ, उसको हटाने का कुछ प्रोसेस हो गए, उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। दूसरा स्टेप हमारा क्या रहेगा,
एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, कि जिस तरह का मेटल है कि हमको हाई रिएक्टिव वाले मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है तो उसके लिए अलग प्रोसेस, जो मीडियम रिएक्टिव वाले मेटल है उसको उसके लिए अलग प्रोसेस, और जो लो रिएक्टिव मेटल है उसके लिए अलग प्रोसेस। तो वो चीज़ हम दूसरे स्टेप में करेंगे। और सबसे लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब जब मेटल एक्सट्रैक्ट हो जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, रिफाइनिंग कर देते हैं, ठीक, इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से। एक ही मेथड इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड, उसको पढ़ेंगे। तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल तीसरे स्टेप में है। अब स्टेप 1 में क्या था हमारा कि इनरिचमेंट ऑफ ओर्स, मतलब प्रोसेस ऑफ रिमूविंग गैंग फ्रॉम ओर्स। तो कुछ टेक्निक है या कुछ मेथड्स हैं जिसकी मदद से हम ये काम कर सकते हैं, मतलब उस गैंग को, उस इंप्योरिटीज को हम मेटल ओर से हटा सकते हैं, ठीक। तो उसके कुछ प्रोसेस या कुछ मेथड है, वो कौन कौन से है। तो पहला प्रोसेस है हाइड्रोलिक वॉशिंग, दूसरा प्रोसेस है फ्रोथ फ्लोटेशन, तीसरा है मैग्नेटिक सेपरेशन और चौथा है केमिकल सेपरेशन। फिर रिपीट कर दे रहा हूं, पहला है हाइड्रोलिक वॉशिंग, दूसरा है फ्रोथ फ्लोटेशन, तीसरा हमारा मैग्नेटिक सेपरेशन और चौथा है केमिकल सेपरेशन। अब इन सारे प्रोसेस को हम 1 बाय 1 डील करेंगे। फिर पहले स्टेप को पूरा पढ़ लेंगे, उसके बाद से सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप पढ़ेंगे। पहले स्टेप आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि कैसे किया जाता है, आपको अगर नेम याद है तब भी काम आपका चल जाएगा। लेकिन ये वाला स्टेप 2 और स्टेप 3 इसके पूछने के चांसेस ज्यादा है। स्पेशली ये स्टेप 3 में जो आपके रिफाइनिंग ऑफ मेटल में इलेक्ट्रोलिसिस आएगा, ये आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ठीक, कि कैथोड कहाँ और एनोड क्या कैसे कैसे क्या काम कर रहा है। तो हम अब इसको स्टेप वाइज इससे डील करेंगे, ठीक। तो बच्चों सारे प्रोसेस को हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 डील करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हम इसमें क्या कर रहे थे कि हमको जो गैंग पार्टिकल्स हैं या कहें जो इम्प्योरिटीज है उसको हमको क्या करना, ओर से अलग करना है, ताकि हम ओर जब हमारे पास आ जाएगा उससे हम मेटल को क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट कर सकेंगे। तो हमने पहले लिखा है कि मिनरल्स जो होते हैं हमारे ओर्स और गैंग के मिक्स होते हैं, ठीक। तो इसमें से हमको गैंग को क्या करना है, सेपरेट करना है, इसको सेपरेट करना। उसी के हमारे पास क्या थे, 4 प्रोसेस थे। ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए नहीं है, लेकिन नाम आप याद रखिएगा और किससे क्या करते हैं थोड़ा बहुत याद रखेंगे तो काम चल जाएगा। इसलिए मैं बहुत डीप नहीं गया हूँ, आपको ऊपर ऊपर से इतना चीजें बता सकता है तो उसको बता रहा हूँ। तो पहला प्रोसेस हमारा क्या था, हाइड्रोलिक वॉशिंग या कहें ग्रेविटी सेपरेशन, ठीक। हाइड्रोलिक मतलब हाइड्रोजन से, मतलब हाइड्रा से बात करें तो हाइड्रोलिक से आप रिलेटेड क्या समझ सकते हो, वाटर से रिलेटेड समझ सकते हो कि वाटर से इसकी वॉशिंग हो रही होगी। और ग्रेविटी सेपरेशन, ठीक। अब देखिए, इन दिस प्रोसेस क्रश्ड ओर्स वॉश्ड बाय वाटर स्ट्रीम, मतलब जो हमारे ओर्स क्रश्ड हुए रहेंगे, जो क्रश्ड ओर्स मतलब हुए रहे होंगे उसको हम क्या करेंगे, वाटर स्ट्रीम के द्वारा उसको वॉश्ड कर देंगे, ठीक। अब देखिए, इफ एन ओर इज डेंसर देन गैंग, अगर हमारे ओर की डेंसिटी गैंग पार्टिकल से ज्यादा है, देन द गैंग पार्टिकल्स आर वॉश्ड अवे विद द वाटर स्ट्रीम, तब उस केस में गैंग पार्टिकल हमारा पानी की धार से क्या होगा, बह जाएगा, ठीक। एंड हैवी आर रिमेन्स बिहाइंड, और हैवी क्या होगा हमारा वहां पे पीछे रह जाएगा, ठीक। सिंपल सी बात है, आप एक हल्की चीज है और एक भारी चीज है, तो अगर वहां पे रखी जाएगी तो आप जब पानी की धार मारते हो तो हल्की वाली क्या होती है, बाहर चली जाती है, और भारी वाली वहीं की वहीं रह जाती है, वो अपनी प्लेस चेंज नहीं करती है। तो इससे हम क्या करेंगे, गैंग और ओर्स में से गैंग और ओर्स में से गैंग को सेपरेट आउट कर सकते हैं, दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। तो पहला क्या है कि इस प्रोसेस में क्रश्ड ओर्स वॉश्ड बाय वाटर स्ट्रीम, मतलब अगर हमारे ओर्स क्या क्रश्ड हो गया तो बहुत टुकड़े में बट जाएंगे, तो उसको हम स्ट्रीम वाटर स्ट्रीम करेंगे, तेज धारा मारेंगे तो क्या होगा, निकल जाएगा। दूसरा कि अगर ओर हमारा डेंसर है किससे, गैंग से, तब हमारा जो गैंग पार्टिकल्स होगा वो हमारा वॉश्ड अवे हो जाएगा किससे, वाटर स्ट्रीम से, और जो हैवी ओर रहेगा वो वहीं का वहीं रह जाएगा, तो हम उसको वहां से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। और से यहाँ क्या क्या हो सकते हैं, किस टाइप के और से यहाँ से इस प्रोसेस से हम मतलब इस प्रोसेस में यूज करते हैं, जैसे टीन हो गया, लेड हो गया। ऑल्सो यूज्ड इन गोल्ड रिफाइनिंग, इस प्रोसेस का यूज हम गोल्ड रिफाइनिंग के लिए भी करते हैं, ठीक, इसको याद रखिएगा। दूसरा हमारा था मैग्नेटिक सेपरेशन, अब मैग्नेट वाली बात ही आ गई यहाँ पे, ठीक। तो उस ये क्या है, दिस मेथड वर्क्स ऑन द मैग्नेटिक प्रिंसिपल पे क्या करता है, वर्क करता है। दिस मेथड इज अप्लाइड व्हेन ओर एंड गैंग पार्टिकल हैव डिफरेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मतलब ये अप्लाई तभी होगा जब ओर और उसके साथ गैंग पार्टिकल जो है उनकी दोनों की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो, अलग अलग हो, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो ओर्स होता है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और गैंग हमारा अट्रैक्ट नहीं होता है, ठीक। तो हमने क्या किया, दोनों एक साथ चिपके हुए थे, हमने मैग्नेट लगाया तो जो हमारा ओर्स था वो क्या हुआ, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो गया, और गैंग हमारा वहीं का वहीं रहा, तो गैंग हमारा निकल गया, मतलब उसको सेपरेट कर दिया इंप्योरिटीज को, तो हमने ओर्स को यहाँ से निकाल लिया। दूसरा मेथड ये हो गया। तीसरा मेथड हमारा क्या होता है, फ्रूथ फ्लोटेशन मेथड होता है। इसमें यूज होगा आपको हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक, जो आप कार्बन कंपाउंड में पढ़े थे उसका यूज यहाँ पे आ जाएगा।
तो प्रोसेस फॉर सेपरेटिंग हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक मटेरियल, ठीक। अगर हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक मटेरियल है उनको अगर सेपरेट आउट करना है तो वहां पे हम कौन सा यूज करेंगे मेथड, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड यूज करेंगे। इसमें जो ओर्स होता है वही हमारा क्या है, हाइड्रोफोबिक है। ओर्स ही क्या हमारा हाइड्रोफोबिक है, क्यों, क्योंकि ये पानी के साथ मिक्स नहीं होगा। लेकिन जो गैंग होगा हमारा यहाँ पे वो हमारा क्या होगा, हाइड्रोफिलिक होगा और ये पानी के साथ आराम से मिक्स हो जाएगा, ठीक। तो गैंग हमारे पानी के साथ मिक्स हो जाएगा, ओर्स मिक्स नहीं होगा तो हम उसको सेपरेट आउट कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो इस प्रोसेस का भी यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इंप्योरिटीज को बाहर निकाल सकते हैं। जनरली दिस प्रोसेस यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर्स, सल्फाइड ओर्स का एक्सट्रैक्शन करने के लिए इस प्रोसेस को हम यूज करते हैं, ठीक, उससे इंप्योरिटीज हटाने के लिए, जैसे जिंक सल्फाइड हो गया, कॉपर सल्फाइड हो गया। चौथा हमारा होता है केमिकल रिफाइनिंग, इसको लीचिंग प्रोसेस भी बोला जाता है। इसमें बस आप इतना याद रखिए कि जो ओर्स होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं और गैंग जो होते हैं हमारे इनसॉल्युबल होते हैं। तो ओर्स अगर घुल जा रहे हैं और गैंग से इनसॉल्युबल है तो गैंग को हम क्या करेंगे, जो घुल नहीं रहे उसको बाहर निकाल देंगे तो हमको प्योर ओर्स मिल जाएगा। बैशिंग प्रोसेस में होता है एक सिलेंड्रिकल वेसल्स के अंदर, जहां पे ओर को कन्वर्ट करते हैं मेटल सॉल्ट में, फिर वहां से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये 4 प्रोसेस थे, आप इनके नेम और ये चीजें कहाँ यूज होते हैं ये याद रखिएगा, और इसमें थोड़ा बहुत की प्रोसेस क्या होता है नेम से भी क्लियर है कि इसमें क्या हो रहा है, इसको याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। इन चारों प्रोसेस को समझने के लिए सबसे बेसिक चीज ये याद रखिए कि मिनरल जो है हमारा है वो ओर्स और गैंग का मिक्सचर है, और यहाँ से हम इस प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं, गैंग को ही मतलब जो इम्प्योरिटीज है उसको ही सेपरेट आउट कर रहे हैं। अब हम स्टेप 2 पढ़ेंगे कि कैसे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक, अलग अलग रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग। तो बच्चों एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल को हम सेकेंड स्टेप में कर रहे हैं, तो स्टेप 2 में यही था हमारा। तो पहले हम क्या करें, जो रिएक्टिविटी सीरीज में लो होते हैं उनको हम पहले एक्सट्रैक्ट करने का मेथड देखते हैं, कैसे कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर मिडिल वाले को देखेंगे, उसके बाद से फिर जो हाईली रिएक्टिव होंगे उनको देखेंगे। तो यहाँ मैंने रिएक्टिविटी सीरीज लिख भी दी है, सोडियम पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड, ठीक। तो इसमें सिल्वर और गोल्ड क्या होता है, ये नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि नॉट रिएक्ट, तो इनको हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, ये ऐसे सीधे सीधे हो जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर हमारा क्या है, जिंक, आयरन और लीड, हाइड्रोजन नहीं होता है, कॉपर, ये लोग इनको हम कार्बन के द्वारा रिडक्शन करके हम इस प्रोसेस से इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। और ये जो ऊपर के जो हाईली रिएक्टिव वाले होते हैं इनको हम इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से करते हैं, ठीक। तो इन तीनों को हम डील करेंगे। तो सबसे पहले हम नीचे वाले के ये कॉपर और मरकरी वाला देख लेते हैं। द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स लो इन रिएक्टिविटी सीरीज, दीज मिनरल्स आर नॉन रिएक्टिव, पहली चीज, ठीक। द ऑक्साइड ऑफ दीज मेटल्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय हीटिंग, तो इनको हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते, इनके जो ऑक्साइड होते हैं उसको हम हीटिंग के द्वारा क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक। तो इसमें इंपॉर्टेंट आपका ये सिन्नेबार वाला है। तो जो मरकरी होता है इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक प्रोसेस है जिसका नाम क्या है, सिन्नेबार प्रोसेस है। सिन्नेबार मतलब उसका फॉर्मूला HgS है, HgS, Hg इज फॉर मरकरी एंड S फॉर सल्फर, तो HgS मीन्स सिन्नेबार। ये ओर से यहाँ से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं किसको, मरकरी को। तो अगर आपसे केवल पूछेगा कि कहाँ से मरकरी एक्सट्रैक्टेड होता है तो सिन्नेबार मतलब सिन्नेबार ओर से एक्सट्रैक्टेड होता है, ठीक। अगर लॉन्ग में पूछ दिया तो उसमें आपको रिएक्शन में दिखानी पड़ेगी। तो देखिए 2HgS हमारा था सिन्नेबार था, ऑक्सीजन के साथ हीट के प्रेजेंस में रिएक्ट कराया गया तो HgO और सल्फर डाइऑक्साइड निकला। फिर HgO को हमने क्या किया, हीट कराया, तो क्या निकला, यहाँ से मरकरी हमारा निकल गया और ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया। तो हमको मरकरी निकालना था तो हम मरकरी यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक। तो ये वाला प्रोसेस याद रखिएगा। ऐसे हम कॉपर को भी कर सकते हैं, कॉपर सल्फाइड लिया, ऑक्सीजन के साथ कराया तो कॉपर ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बना, फिर कॉपर ऑक्साइड कॉपर सल्फाइड के बीच में रिएक्शन कराया तो 6 कॉपर के मॉलिक्यूल निकल गए, ठीक, और SO2 यहाँ से गैस निकल गया, ठीक, सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ से हम कॉपर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो कॉपर वाला भी आप देख लीजिएगा, लेकिन आप इसमें अगर आप हमसे पूछेंगे तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये मरकरी वाला, ठीक। दूसरा हम देखते हैं कि एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स मिडिल इन द रिएक्टिविटी सीरीज, जो मतलब मिडिल में ये जिंक, आयरन, लीड और एक कॉपर को तो कर ही लिया था, जिंक, आयरन, लीड जो प्रोबेबली दिख रहा है आपको, इन लोगों को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो दीज मेटल्स यूजुअली प्रेजेंट एज, या तो सल्फाइड में होंगे या कार्बोनेट के फॉर्म में होंगे। किसके फॉर्म में, या तो सल्फाइड के फॉर्म में होंगे या कार्बोनेट के फॉर्म होंगे। तो इसको हम ईजियर होता है ऑपरेट करना इनके ऑक्साइड से, मतलब इनके ऑक्साइड से इस मेटल को एक्सट्रैक्ट करना हमारे लिए ईजियर होता है। और इसको हम एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, रिडक्शन यूजिंग कार्बन। तो इसके अंदर ही रोस्टिंग और कैल्सिनेशन प्रोसेस आएगा, फिर उसको अभी मैं अगले में बताता हूँ। फिर हाईली रिएक्टिव वाले से हम डील करेंगे। तो बच्चों जो मिडिल वाले थे हमारे, मतलब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स जो मिडिल इन एक्टिविटी सीरीज में थे, उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे।
तो मैंने बोला था एक सल्फाइड में ओर में होता है और एक कार्बोनेट ओर्स में होता है। तो हमने बोला था 2 प्रोसेस इसमें होता है, ठीक। सल्फाइड ओर्स को हम रोस्टिंग प्रोसेस से करते हैं और जो हमारा कार्बोनेट ओर्स होगा उसको हम कैल्सिनेशन प्रोसेस से करेंगे, ठीक है। कार्बोनेट ओर्स को हम इससे करेंगे। तो देखिए एक्सट्रैक्शन फ्रॉम मेटल सल्फाइड ओर्स, तो इसमें आता है रोस्टिंग प्रोसेस। तो रोस्टिंग होता क्या है, तो द सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब इसमें ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम उस ओर को क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, ठीक, और उसको कन्वर्ट कर रहे हैं मेटल ऑक्साइड में। जो जो भी मेटल होगा उस मेटल को हम मेटल ऑक्साइड में क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में स्ट्रांगली हीट करके। तो ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन से ट्रिक आप याद रखिए कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रोस्टिंग में होता है और एब्सेंस या लिमिटेड ऑक्सीजन अगर हो तो कैल्सिनेशन प्रोसेस में होता है। रोस्टिंग हम यूज करते हैं सल्फाइड ओर्स के लिए, कैल्सिनेशन हम यूज करते हैं कार्बोनेट ओर्स के लिए, ठीक। ये हमारा रिएक्शन है जिंक का, जैसे मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं तो 2ZnS + 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को जब स्ट्रांगली हीट कर रहा हूं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो हमको जिंक ऑक्साइड और 2 सल्फर डाइऑक्साइड मिल जा रहा है। यहां से हम फिर जिंक को क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक, उसको रिड्यूस करके। फिर दूसरा इसमें था कैल्सिनेशन प्रोसेस। द कार्बोनेट ओर्स आर चेंज्ड इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द एब्सेंस ऑफ यहाँ लिमिटेड ऑक्सीजन। मतलब यहाँ ऑक्सीजन या तो नहीं रहेगा, यहाँ बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में रहेगा, ठीक। तो वहां पे प्रोसेस जो होगा वो कैल्सिनेशन होगा। कार्बोनेट ओर्स के लिए हम यूज करेंगे, जैसे जिंक कार्बोनेट है, इसको हमने स्ट्रांगली हीट किया, देखिए यहाँ कोई ऑक्सीजन है नहीं है, तो हमारा क्या मिला, ZnO मतलब जिंक ऑक्साइड, ZnO और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गया, ठीक। तो जिंक ऑक्साइड मतलब हमको मेन हमारा एम क्या है कि इसको हम कैसे भी स्ट्रांगली हीट करके चाहे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करेंगे तो रोस्टिंग कहलाएगा, और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन लिमिटेड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करेंगे तो कैल्सिनेशन कहलाएगा। और हम इसको हम किस में बदलेंगे, मेटल ऑक्साइड में, क्योंकि मेटल ऑक्साइड में बदलने के बाद ही, अभी मैंने पीछे टेबल करके बनाया था, लास्ट में उसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कैसे याद रखते हैं। तो उस मेटल ऑक्साइड में बदलने के बाद ही हम उसको क्या करेंगे, रिड्यूस करके मेटल को अपने एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक। तो मेटल ऑक्साइड में करना हमारा यहाँ पे क्या है, मेन एम है, ठीक। अब देखिए रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल, मेटल ऑक्साइड से मेटल में हम कैसे बदलेंगे, तो वो रिडक्शन प्रोसेस के द्वारा कर लेंगे। रिडक्शन मतलब होता है क्या, आप केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में पढ़े होंगे रेडॉक्स रिएक्शन में, कि इट मींस रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम कंपाउंड। यही क्या होता है, रिडक्शन प्रोसेस होता है। जैसे यहाँ जिंक ऑक्साइड है, अब मैंने उस टेबल में लिखा था कि जो जिंक थे, लीड था, इन लोगों को हम किससे कर रहे थे, कार्बन के द्वारा उसको रिड्यूस कर रहे थे, ठीक, रिडक्शन कर रहे थे। तो कार्बन से इसको हमने रिडक्शन कराया, तो जिंक हमारा मेटल यहाँ से एक्सट्रैक्ट हो गया और कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ से निकल गया, ठीक। तो जो हमारे मीडियम थे एक्टिविटी सीरीज में, मीडियम लेवल पे जो थे उनके हमने एक्सट्रैक्शन ऐसे पढ़ लिया। अब हमारा था एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, जो टॉप है हमारे एक्टिविटी सीरीज में, सबसे टॉप पे कौन कौन है, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, ये सब है, ठीक। अब देखिए ये मेटल्स क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, आपको भी पता है। तो ये आर नॉट रिड्यूस्ड विद रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये किसी रिड्यूसिंग एजेंट के द्वारा रिड्यूस नहीं होंगे, ठीक। यहां पे आप कह सकते हैं कार्बन एक तरह से यहाँ कैसे ट्रीट हो रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों, क्योंकि ये कैसे ट्रीट हो रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों, क्योंकि ये ZN ऑक्साइड को रिड्यूस कर दे रहा है और जिंक मेटल हमारा यहां से आराम से मिल जा रहा है, ठीक है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल जो टॉप वाले में कर रहे हैं, ये रिड्यूस नहीं होता है रिड्यूसिंग एजेंट्स के द्वारा, तो इनका क्या करना पड़ता है, दिस मेटल आर एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन फ्रॉम देयर मोल्टेन स्टेट। मतलब इसको हम इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस के द्वारा रिडक्शन करके उसके मोल्टेन स्टेट से हम इस मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक। जैसे एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम फ्रॉम NaCl, जैसे हमारे पास NaCl है एक, ठीक, उसका इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करके हम उसमें से सोडियम मेटल को क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल लें। तो इसमें क्या होता है, मेटल जो होता है वो कैथोड पे डिपोजिट होता है और जो हमारा क्लोरीन होता है वो एनोड पे डिपोजिट होता है, ठीक। ये प्रोसेस आप अच्छे से पढ़ेंगे मेटल एंड नॉन मेटल में। कुछ ऐसा यहाँ नीचे नहीं होगा विजिबल, मैं सिर्फ समझा देता हूं। कुछ ऐसे इलेक्ट्रोड इसमें 2 होते थे, ठीक। NaCl का ये सॉल्यूशन होता था। तो जो हमारा सोडियम होगा, ये मान लेते कैथोड है और ये हमारा एनोड है। फिर हमने इसको बैटरी से इसमें करंट हमने सप्लाई कर लिया, पानी वानी भरा पड़ा है, ठीक, रफली बना रहा हूँ। तो जो मेटल डिपोजिट होता है वो कहाँ होता है, कैथोड पे। तो इस कैथोड पे क्या डिपोजिट हो जाएगा, मेटल। तो इसमें NaCl में मेटल क्या है, सोडियम है, और ये जो क्लोरीन बचेगा ये कहाँ डिपोजिट हो जाएगा, इस एनोड पे, ठीक। एनोड पे क्या डिपोजिट हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा। तो बस यही चीजें थी। अब इसके बारे में मैं एक चार्ट के द्वारा आपको बता दूंगा
और नहीं, अभी तीसरा स्टेप तो अपने पास है ही कि तीसरे स्टेप में हम रिफाइनिंग करेंगे। तो रिफाइनिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस आएगा, उसमें कैथोड एनोड पे कैसे क्या काम करेगा उसके बारे में अभी मैं इसको रब करके फिर आपको बताता हूँ। ठीक, तो बच्चों हम लास्ट स्टेप में आ गए, स्टेप 3 में, जहाँ पे हम क्या करेंगे, मेटल की रिफाइनिंग करेंगे। तो इसमें जो भी अभी तक मेटल में एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, अब उनको रिफाइनिंग कैसे करेंगे, रिफाइनिंग करने के बाद हम उसका यूज करेंगे। तो रिफाइनिंग कैसे करेंगे, तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस मैंने बताया था, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा करते हैं। ठीक, तो उसको हम पहले पढ़ लेते हैं। तो लिखा क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस वाइडली यूज्ड फॉर मेटल रिफाइनिंग। तो मेटल रिफाइनिंग के लिए हम जो वाइडली मतलब ज़्यादातर जो प्रोसेस यूज होता है वो कौन सा है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है। तो इसमें इधर भी 3 पॉइंट है, इसको मतलब मेजर पॉइंट इसको याद रखिएगा, बाकी प्रोसेस कैसे होता है इन्हीं चीज़ों को मैं थोड़ा सा डिटेल में यहाँ लिख दिया हूँ। ठीक, बाकी दोनों चीज़ सेम है। तो ये 3 पॉइंट आप लिखना चाहते हो ये लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हो। तो इसमें क्या लिखा है कि पहले मैं यहाँ बता देता हूँ थोड़ा सा। ये हमारे क्या है, एक टैंक है जिसके अंदर हमारा एक 2 रॉड रखे हैं, कैथोड और एनोड, जैसे हमने NaCl वाला पढ़ा था सेम ऐसे यहाँ भी काम चल रहा है। तो कैथोड और एनोड, इसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करा दी, करंट मतलब पास करा दिया है। ये जो नीचे बैठा हुआ है इसको हम इम्प्योरिटीज है, इसको हम एनोड मड कहते हैं। ये जो इसके अंदर सॉल्यूशन है वो एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4 का सॉल्यूशन इसके अंदर घुला पड़ा है। तो यहाँ से हमको मेटल कौन सा एक्सट्रैक्ट करेंगे, इसका मतलब कॉपर का मेटल हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा था कि द मेटल विच वी हैव टू टेक आउट विल गेट इट्स सॉल्यूशन, मतलब जो मेटल हमको चाहिए हम सॉल्यूशन भी उसी का ही रखेंगे। ठीक, तो हमें यहाँ कॉपर मिल रहा है तो हम इसलिए सॉल्यूशन कैसा रखें, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और यही हमारा एज अ इलेक्ट्रोलाइट यहाँ यूज हो रहा है। ठीक, कैथोड पे हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, एनोड पे हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। ये चीजें आप अंडरस्टूड में हो। कैथोड पे क्या होता है, एनोड पे क्या होता है, अभी इस पे आते हैं। पहले हम देखते हैं कि देखो जो इम्प्योर मेटल होता है वो हमारा इज मेड एनोड, मतलब वो एनोड को बना रहा है, और जो थिन शीट होती है प्योर मेटल की वो हमारा कैथोड को बना रही है। तो जो जब हम करंट पास करते हैं, ये 3 पॉइंट पहले मैं बता देता हूँ। When current pass through it, impure metal dissolve into electrolyte। जब करंट हम पास करते हैं तो जो हमारा इम्प्योर मेटल होता है वो हमारे इलेक्ट्रोलाइट में घुल जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। ठीक, एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल, उतने ही अमाउंट का जो प्योर मेटल होता है उस सॉल्यूशन से वो कहाँ डिपोजिट हो जाता है, कैथोड में। मतलब जब हम करंट पास कराएं तो जो इम्प्योर मेटल है वो हमारे इलेक्ट्रोलाइट में डिसॉल्व हो गया, और उतना ही हमारा प्योर मेटल कहाँ डिपोजिट हो गया, कैथोड पे। तो यहाँ से क्लियर क्या होता है कि कैथोड पे क्या डिपोजिट होता है, प्योर मेटल। ठीक, फिर द इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द एनोड। अब जो इनसॉल्युबल इंप्योरिटी जो घुल नहीं पाई है वो कहाँ सेटल हो जाएगी, वो बॉटम ऑफ द एनोड, एनोड के बॉटम पे जाके सेटल हो जाती है। देखो इसकी तरफ ही जाके क्या हुई, सेटल हो गई। तो इसी को हम क्या कहते हैं, एनोड मड कहते हैं। ठीक, कैथोड का जो प्लेट होता है थिन प्लेट होता है, एनोड का हमारा थिक प्लेट होता है। फिर द मेटल विच वी हैव टू टेक आउट विल गेट इट सॉल्यूशन, ये मैंने पहले बता दिया। अब रिएक्शन देख लेते हैं। तो एनोड पे क्या हो रहा है कि जो कॉपर है जिसका यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, ये +2 चार्ज में चला गया। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो क्या करता है, ऑक्सीडेशन कर रहा है ये। ठीक, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहाँ कॉपर 2+ था, 2 इलेक्ट्रॉन के साथ रिड्यूस करके, क्योंकि हमको कॉपर प्योर में चाहिए ना, तो ये प्योर मेटल हमको यहाँ मिलेगा। कहाँ मिल रहा है, कैथोड पे मिल रहा है। तो कभी भी अगर इसके बारे में पूरा प्रोसेस आएगा तो ये रिएक्शन आपको लिखना पड़ेगा कि प्योर मेटल हमें कैथोड पे मिल रहा है। तो कैसे मिल रहा है, वो इस तरीके से मिल रहा है। एनोड पे हमारा कॉपर से कॉपर +2 में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ निकल गया, फिर ये कॉपर +2 हमारा 2 इलेक्ट्रॉन लेके प्योर कॉपर में बन गया, कहाँ पे, कैथोड पे। ठीक, तो यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन से इसका 0 हो जा रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ हो जा रहा है रिडक्शन। ठीक है, अब देखिए, तो इम्प्योर मेटल इज मेड एनोड, थिन शीट ऑफ प्योर मेटल इज कैथोड, ये बताया चुका था। फिर ऑन पासिंग करंट प्योर मेटल डिपोजिटेड है कैथोड, जो यहाँ लिखा वही सेम चीज यहाँ भी लिखी कि जब करंट को हम पास करते हैं तो प्योर मेटल हमारा कैथोड पे डिपोजिट होता है, एंड उतने ही अमाउंट का जो मेटल हमारा डिसॉल्व हुआ है एनोड से। ठीक, एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ मेटल गेट्स डिसॉल्व, मतलब उतने ही अमाउंट का जो मेटल होगा वो हमारे एनोड से निकल के डिसॉल्व हो जाएगा। फिर मेटल ट्रांसफर्ड फ्रॉम एनोड टू कैथोड थ्रू सॉल्यूशन। अब एनोड से कैथोड तक मेटल को ट्रांसफर करने का काम कौन करेगा, सॉल्यूशन करेगा। सॉल्युबल इंप्योरिटीज पास इनटू सॉल्यूशन, सॉल्युबल इंप्योरिटीज जो रहेगा, जो घुला है वो सॉल्यूशन में पास हो जाएगा, और जो इनसॉल्युबल होगा वो एनोड के नीचे आके बैठ जाएगा। एक बार और मैं इस प्रोसेस को बता दे रहा हूँ कि देखिए, सबसे पहले हमारा एक टैंकर था, टैंक में हमारे 2 रॉड लगे थे, रॉड नहीं बोलेंगे, इलेक्ट्रोड लगे थे। एक कैथोड था और एक एनोड था। कैथोड पे नेगेटिव चार्ज था, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज था। हमने यहाँ से करंट को इसके अंदर सप्लाई किया। हमें बस ये ध्यान रखना है कि जो जिस मेटल को हमको एक्सट्रैक्ट करना है, हमारा सॉल्यूशन भी उसी का होना चाहिए। तो मैं कॉपर यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, इसलिए हमारा सॉल्यूशन कैसा है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। ठीक, यही एज ए इलेक्ट्रोलाइट यूज हो रहा है। अब हमने क्या किया कि इस इम्प्योर मेटल हमारा
एनोड को बना रहा है और जो हमारा प्योर मेटल है कैथोड पे आएगा। कैसे आएगा आप देख लेते हैं। तो हमने क्या किया, करंट को पास किया। जब करंट को पास किया तो जो इम्प्योर मेटल है वो हमारा इलेक्ट्रोलाइट में पूरी तरह घुल गया, ठीक। फिर जो इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल है, जो हमारे इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ मेटल है वो गेट डिसॉल्व फ्रॉम एनोड, मतलब एनोड से हमारा वो डिसॉल्व हो रहा है। वो सेंटेंस आपको थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हूँ, ये वाला ज्यादा क्लियर कर रहा है। कैन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम सॉल्यूशन डिपोजिट एट कैथोड, मतलब और हाँ ठीक, जो इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल जो उस सॉल्यूशन से कहाँ डिपोजिट हो जाएगा, कैथोड पे हो जाएगा, ठीक। तो ऑन पासिंग करंट प्योर मेटल डिपोजिट एट कैथोड एंड इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ मेटल गेट्स डिसॉल्व फ्रॉम एनोड, मेटल ट्रांसफर फ्रॉम एनोड टू कैथोड। अब एनोड से कैथोड, बस इतना याद रखिए कि इस इलेक्ट्रोलाइट का काम क्या है कि इस एनोड से इस मेटल को कैथोड तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, इसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के, जो सॉल्यूशन है इसी सॉल्यूशन के द्वारा हमारा अब कहा जाता है थिन प्लेट कैथोड को एनोड वन नहीं है कहते हैं। तो ये सारा चीज किसका हो गया, रिफाइनिंग प्रोसेस का हो गया। यहाँ से हमने कॉपर क्या किया, रिफाइन करके निकाल लिया, ठीक है।